हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। फ्यूल क्या है? फ्यूल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज होने पर एनर्जी देता है। ठीक है, फ्यूल्स को डिफाइन कैसे करते हैं देख लेते हैं। फ्यूल इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स एनर्जी ऑन कंबस्शन फॉर इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक पर्पस। फ्यूल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है कंबस्शन होने पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। कंबस्शन क्या है? कंबस्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। कंबस्शन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है और लाइट भी प्रोवाइड करता है। कंबस्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन दैट प्रोवाइड्स हीट विथ लाइट। ठीक है, एवरी कंबस्शन इज एन ऑक्सीडेशन बट एवरी ऑक्सीडेशन इज नॉट कंबस्शन। ये बात तो हम समझ ही सकते हैं कि कोई भी कंबस्शन जो है वो ऑक्सीडेशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब एवरी कंबस्शन इज एन ऑक्सीडेशन बिकॉज कंबस्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। इसलिए हर कंबस्शन ऑक्सीडेशन है, लेकिन हर ऑक्सीडेशन कंबस्शन नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने फ्यूल कहा है, उसको ऑक्सीडाइज आप करते हैं या उसको उसका कंबशन करते हैं, तो व्हाट इट प्रोवाइड्स हीट एनर्जी, इट प्रोवाइड्स लाइट एंड इट प्रोवाइड्स कंबशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कंबशन प्रोडक्ट्स क्या है? देखिए, कोई भी फ्यूल है तो इसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो जब ये फ्यूल के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये जब ऑक्सीडाइज होंगे, तो ऑक्सीडेशन होने पे क्या होगा? कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन अपने कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होगा, सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अब डिपेंड करता है कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो डाई या ट्राई ऑक्साइड। इसी तरह नाइट्रोजन से भी ऑक्साइड्स बनेंगे, NOx बनेगा। तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, अब चूंकि ये हाइड्रोकार्बन होता है, फ्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो CO2 और H2O तो हर फ्यूल में एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, जिसको हम कंबशन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो है फ्यूल का दो तरह से हम कर सकते हैं। फ्यूल कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। फ्यूल अपने अकरेंस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, प्राइमरी फ्यूल वो फ्यूल है जो नेचर में जिस फॉर्म में मिलता है उसी फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो उसको आप प्राइमरी फ्यूल कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, वुड, वुड का जो भी फॉर्म ट्री कट करते हैं वुड मिलता है और आप उसको एज अ फ्यूल अगर इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी फ्यूल और द नेचुरल फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल क्या हुआ? सेकेंडरी फ्यूल वो हुआ कि नेचर में वो डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम प्राइमरी से डेराइव करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल हमको नेचर से मिलता है और क्रूड ऑयल में से हम पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। तो जो केरोसिन, डीजल या पेट्रोल क्या हो गया? दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी फ्यूल। और अगर क्रूड ऑयल पूछा जाए तो दैट इज द प्राइमरी फ्यूल। तो प्राइमरी फ्यूल इज अ फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड द सेकेंडरी फ्यूल इज अ फ्यूल दैट इज derived फ्रॉम प्राइमरी विच इज नॉट एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग इन नेचर। ठीक है, तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट फ्यूल की कैसी है, इस बेसिस पे भी हम फ्यूल को क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। थोड़े से कंपैरिजन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सॉलिड फ्यूल की ज़्यादातर कैलोरिफिक वैल्यू लो होती है, लिक्विड फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैसियस फ्यूल की सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। कोई भी फ्यूल का यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम के कंबशन होने से जितनी एनर्जी वो फ्यूल प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी को उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। क्या कहा मैंने? द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ अ फ्यूल, दैट इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। ठीक है, अब
यहाँ कंपैरिजन में हमने कैलोरीफिक वैल्यू देखा, सॉलिड फ्यूल की सबसे कम होती है, लिक्विड की उससे ज़्यादा होती है, गैसियस फ्यूल की उससे ज़्यादा होती है। अब पोल्यूशन दूसरा पॉइंट है। तो देखिए कोई भी सॉलिड फ्यूल होगा वो हमेशा जलने के बाद अपना रेजिड्यू छोड़ेगा, राख छोड़ेगा। लिक्विड जो है वो उसमें धुआं भी नहीं होगा और वो कोई रेजिड्यू भी नहीं छोड़ेगा। और गैसियस फ्यूल सबसे कम पोल्यूशन करते हैं। तो ये भी उसी ऑर्डर में है कि बाय द कंबस्शन ऑफ सॉलिड फ्यूल्स लॉट ऑफ स्मोक इज बीइंग प्रोड्यूस और ऐश कंटेंट भी एज अ रेजिड्यू रह जाती है। लिक्विड फ्यूल में क्या होता है, देयर ऐश कंटेंट इज लो एंड दे बर्न विदाउट स्मोक, इसमें धुआं भी नहीं होता है, ठीक है। गैसियस फ्यूल में क्या है, दे आर ऑलमोस्ट पोल्यूशन फ्री, सबसे सेफ या कह लीजिए सबसे एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या होते हैं, गैसियस फ्यूल होते हैं, क्योंकि ये सबसे कम पोल्यूशन कॉज करते हैं। दे बर्न विदाउट स्मोक, बिना धुएं के जलते हैं और ऐश भी नहीं होती है, ठीक है, देयर विल बी नो रेसिड्यू। नेक्स्ट पॉइंट है इग्निशन टेम्परेचर। देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी फ्यूल फायर को पकड़ता है, आग को पकड़ता है, फायर कैच करता है, दैट इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर एंड फायर हजार्ड्स। तो सॉलिड फ्यूल के केस में ये मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसलिए आग लगने का खतरा कम होता है, तो थोड़ा सा सेफ रहते हैं ये, ठीक है। लेकिन लिक्विड का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है तो थोड़ा सा फायर हजार्ड का खतरा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है। और गैशियस में ये खतरा सबसे ज़्यादा होता है, दे हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, सो दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल एंड चांसेस ऑफ फायर हजार्ड्स आर हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो गैशियस फ्यूल्स में होता है। कॉस्टिंग पे देख लेते हैं। कॉस्ट में कॉस्ट लो होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड फ्यूल की, रिलेटिवली हाई होती है सॉलिड से लिक्विड की, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं गैसियस फ्यूल्स एक्सेप्ट नेचुरल गैस, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल। आप किस फ्यूल को अच्छा फ्यूल कहेंगे, सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू नहीं। The good fuel is a fuel which should be available easily. Good fuel की कुछ कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट है it should be available easily. ये आसानी से सभी जगह उपलब्ध हो, ठीक है। ये इकोनॉमिक हो, कहने का मतलब it will be within a budget of a common people. एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, किसी तरह की पॉइजनस गैस हजार्डस चीज़ें जो है प्रोड्यूस ना हो उसको जलाने पे या उसके कंबस्शन पे। और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू हाई नहीं होगी तो हमारा जो एप्लीकेशन पार्ट है वो सफ़र करेगा, ठीक है। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। देखिए इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी जो फ्यूल है वो आग पकड़ता है। तो अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो भी आपको इनिशियल बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको इग्नाइट करने के लिए। अगर वो इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है तो रूम टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी वजह से तो भी जो फ्यूल में है अपने आप आग लग सकती है। तो ना तो हमें इग्निशन टेम्परेचर लो का फ्यूल चाहिए ना ही हाई का चाहिए, हमें मॉडरेट चाहिए, ठीक है। ताकि अगर जब हम उसे जलाना चाहें तो हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी एनर्जी ना डालनी पड़े और ना ही वो बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर हो कि अपने आप ही जल जाए, ठीक है। इट शुड नॉट बर्न स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, मतलब अपने आप, ये अपने आप जलना नहीं चाहिए, ठीक है। कंबशन स्पीड भी इसकी मॉडरेट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सेकेंडों में ख़त्म हो जाए। तो कंबशन स्पीड जब मॉडरेट होगी तभी आप उस एनर्जी को हार्नेस कर पाओगे, उसको यूटिलाइज कर पाओगे। और गुड फ्यूल शुड नॉट बी एक्सप्लोसिव, और ये जो है एक्सप्लोसिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू दी कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू किसी फ्यूल की क्या होती है मैं बता चुकी हूँ, फिर भी डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड by the combustion of unit mass or volume of a fuel is called calorific value. किसी भी फ्यूल के यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम के कंबशन से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं।
कैलोरिफिक वैल्यू को हम कैलोरीज में मेजर कर सकते हैं, किलो कैलोरीज में मेजर कर सकते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में मेजर कर सकते हैं, सेंटीग्रेड हीट यूनिट में मेजर कर सकते हैं। और इनके इंटर कन्वर्जेंस कुछ इस प्रकार हैं। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज is equal to 3.968 BTU, that is British thermal unit, is equal to 2.2 CHU, that is centigrade heat unit। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कैलोरिफिक वैल्यू दो तरह की होती है। कैलोरिफिक वैल्यू आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं हाई कैलोरिफिक वैल्यू या फिर ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू, ये दोनों एक ही है, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू या फिर हाई कैलोरिफिक वैल्यू। और दूसरे को हम कहते हैं लो कैलोरिफिक वैल्यू या फिर नेट कैलोरिफिक वैल्यू। ठीक है, तो कैलोरिफिक वैल्यू आर ऑफ टू टाइप्स, हाई कैलोरिफिक वैल्यू HCV और GCV, या फिर लो कैलोरिफिक वैल्यू और नेट कैलोरिफिक वैल्यू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए। HCV या GCV क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ यूनिट मास and unit volume of a fuel when the combustion products are allowed to cool at room temperature। ठीक है, during combustion carbon dioxide and water are generally formed। Water has a latent heat of vaporization which is gained on cooling। अब इसको सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि ये यहाँ पे मान लीजिए किसी फ्यूल का आपने कंबस्शन किया, इट्स अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम है। यहाँ पे आपने कोई फ्यूल लिया और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन के बाद किसी भी तरह का कोई भी एमिशन, ना ही वाटर वेपर ना ही हीट, कोई भी सिस्टम से बाहर नहीं गई, तब ये जो हीट होगी, कैलोरिफिक वैल्यू होगी, ये HCV होगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है। जैसे कि हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं ना प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा सील होता है, रबर कॉर्क होती है, यहाँ पे सीलिंग होती है, और अगर वाटर इवेपोरेट हो रहा है, खाना कुक हो रहा है, तो हम नंबर ऑफ विसल्स के बेसिस पे उसको बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तब विसल आती है, प्रेशर रिलीज होता है और उसके बाद वापस वो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ ओपन सिस्टम में कर रहे हैं और कोई भी चीज़ क्लोज सिस्टम में कर रहे हैं, तो क्लोज सिस्टम में आपकी कुकिंग जो है वो फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि यहाँ पे जितना भी वाटर वेपर है वो सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है। यहाँ आपने गैस की नॉब जब ऑफ कर दी तो भी जो आपका अमाउंट ऑफ वेपर्स है वो अंदर ही है, सिस्टम के अंदर ही है सारे कंबशन प्रोडक्ट, और उनकी हीट जो है वो यूटिलाइज हो रही है फूड के कुक होने में। इट्स अ क्लोज सिस्टम। और लो कैलोरिफिक वैल्यू क्या है कि जब कंबशन प्रोडक्ट जैसे कि CO2, वाटर, दे आर अलाउड टू स्केप आउट फ्रॉम द सिस्टम, ये जब सिस्टम से बाहर जा सकते हैं तब अगर हम कैलोरिफिक वैल्यू मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द लो कैलोरिफिक वैल्यू या फिर नेट कैलोरिफिक वैल्यू, उसको हम कहते हैं नेट कैलोरिफिक वैल्यू। ठीक है, तो देखिए, it is the amount of heat that is produced by the combustion of unit mass or volume of a fuel when the combustion products are allowed to cool at room temperature। combustion product जो है वो सिस्टम के अंदर ही है और वो रूम टेम्परेचर पे ही कूल हो रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू स्केप आउट फ्रॉम द सिस्टम ड्यूरिंग कंबस्शन। अब कंबस्शन के दौरान जो भी CO2 बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, उनकी जो हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वो दैट इज गेन्ड ऑन कूलिंग, यही वो क्वांटिटी रहती है, वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू दी ओपन सिस्टम। ठीक है, अब लो कैलोरिफिक वैल्यू देखते हैं। लो कैलोरिफिक वैल्यू क्या चीज होती है? LCV या NCV, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्यूल। ये भी हीट का वो अमाउंट है जो कि प्रोड्यूस होता है यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम के कंबशन से फ्यूल के, जबकि when the combustion products are allowed to escape out from the system। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी चीज कुकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हमने ओपन कुकिंग की। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम ओपन कुकिंग कर रहे हैं, तो जब आप ओपन कुकिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, वेपर्स निकलती रहती हैं।
ये जो वेपर्स की एनर्जी होती है ये सिस्टम में यूटिलाइज नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है कि द कंबशन प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू स्केप आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, ये बाहर जा सकते हैं। तो तब जो हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं वो विदाउट लेटेंट हीट, विदाउट वेपर प्रेशर निकालते हैं, उसको हम एलसीवी कहते हैं, ठीक है। तो एचसीवी क्या हो गई, क्लोज सिस्टम में हाई कैलोरीफिक वैल्यू जहाँ पे कंबशन प्रोडक्ट सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है, और एलसीवी क्या हो गई, ओपन सिस्टम में जहाँ पे कंबशन प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू स्केप आउट, वो बाहर जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एचसीवी और एलसीवी आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एचसीवी एंड एलसीवी, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी फ्यूल में, इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अ फ्यूल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, तब ये रिएक्शन होगी H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ठीक है। और हर फ्यूल क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन तो उसमें है ही, तो ये रिएक्शन होगी ही होगी। इस रिएक्शन में देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन का 1 ग्राम, फिर 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैसे, 16 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन, तो 16 प्लस 2 इज 18, 2 ग्राम हाइड्रोजन बना रहा है 18 ग्राम ऑफ वाटर, या फिर हम कहें 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो वो 9 ग्राम वाटर बना रहा है। तो अगर किसी फ्यूल में x ग्राम हाइड्रोजन है तो वो कितना वाटर बनाएगा, 9x ग्राम वाटर बनाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, 9x ग्राम ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस 9x ग्राम ऑफ वाटर वेपर। अब 9x ग्राम ऑफ अगर वाटर है तो जब कंबशन होगा तो वाटर हायर टेम्परेचर पे क्या बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा, विच विल रिलीज 9x इंटू एल हीट ऑन कूलिंग, जहां पे L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है। जितना वाटर वेपर फॉर्म होगा इनटू L, कैपिटल L क्या है, कैपिटल L इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से जब आप 9x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कंप्लीटली वो हीट आ जाएगी जो कि वाटर वेपर की वजह से बन रही है, ठीक है। हेंस HCV इज इक्वल टू LCV प्लस 9XL, सिर्फ इसी का तो अंतर है, वहां पे वाटर वेपर कूल हो रहा है और यहाँ पे वाटर वेपर निकल जा रहा है। तो LCV में अगर हम 9XL जोड़ दें तो ये कंप्लीट HCV हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम कहें LCV इज इक्वल टू HCV माइनस 9XL, इतने का ही डिफरेंस है। अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया हो तो हम कैसे लिख सकते हैं इसी चीज को, HCV इज इक्वल टू LCV प्लस 0.09 H इंटू एल। यहाँ 0.09 हमने इसलिए किया, x की जगह हमने हाइड्रोजन लिखा हुआ है H, और 9 की जगह हमने परसेंटेज लिया हुआ है। देखिए अगर परसेंटेज न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली ये होता है कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया होगा 5%, 8%, 10%, तो उस केस में हमने क्या किया, 9/100 कर दिया, तो जब 9/100 किया परसेंटेज के लिए तो दिस विल बिकम 0.09 H इंटू एल। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन HCV एंड LCV, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फ्यूल। थैंक यू सो मच।